गुड मॉर्निंग। आज अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हेडिंग डालें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। इसको ही पहले अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन निर्वाह सूचकांक। जीवन निर्वाह सूचकांक बेसिकली होता क्या है, ये इस पे बात करें कि मान लीजिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं। मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास एक निश्चित होना चाहिए। उस निश्चित क्लास में, पर्टिकुलर क्लास या निश्चित क्लास में, मान लीजिए जो पर्टिकुलर क्लास है 2020 में, या मैं कहूं 2016, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिगार्डिंग बात करूं 2026, एक 8वां वेतन आयोग आ रहा है। क्या आ रहा है? 8वां वेतन आयोग। उसमें क्या देखा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी को 2016 में जो पैसा मिल रहा था, और उसके अनुसार जो उसके खर्चे थे 2016 में, जो उसको क्या मिल रही थी, सैलरी मिल रही थी, और उसके अकॉर्डिंग जो खर्चे थे, यदि हम 2026 में देखें, यदि उन्हीं कर्मचारियों को, तो क्या जो खर्चा वो वहां कर रहा था वो सेम खर्चा यहां करे तो उसको कितना पैसा चाहिएगा, सेम स्टैंडर्ड। तो वो कितना पैसा उसमें ऐड किया जाए कि उसका सेम स्टैंडर्ड रहे। मान लीजिए यहां इसको 25,000 रुपए मिल रहे थे और उस 25,000 में मेंटेन कर रहा था, तो सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए यहां कितने चाहिए उसको। तो ये जो गैप निकालना है, यदि हम कहें यहां उसे 50,000 होने चाहिए थे, और यदि उसको मिल 45,000 रही है सैलरी अभी, तो अपन को तो लगता है कि 10 साल में कितने बढ़ गए इसके, 20,000 रुपए बढ़ गए। पर उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, डाउन होगा या अप होगा? डाउन। क्यों होगा? कि जो वो जरूरत की चीजें हैं वो खरीद नहीं पाएगा, उन जरूरत की चीजों में कुछ कटौती करनी पड़ेगी। मान लीजिए वो हो सकता है कि 2016 में वो स्कूटर यूज कर रहा था, तो अब स्थिति होगी कि वो स्कूटर भी यूज नहीं कर पा रहा है। यदि इसी की जगह उसको 75,000 रुपए मिल रहे होते, तो हम क्या कहेंगे, उसका स्टैंडर्ड बढ़ गया। स्टैंडर्ड कैसे बढ़ गया? क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलने लगे। अब वो क्या करेगा, नई चीजें ले पाएगा। मकान नया ले लिया, अब पैसा आने लगेगा तो बोला अरे यार पुरानी चीज को बेचो, नया लेते हैं। नया फ्रिज लिया, नया टीवी लिया। कब लेगा व्यक्ति? जब पैसा उसके आएगा। और पैसा नहीं आएगा तो अपनी जो चीजें हैं उन्हीं को एडजस्ट करने में उसको दिक्कत का सामना करने पड़ेगा, और उसकी जो नेसेसरी आइटम्स हैं उनको ही उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो कंपैरिजन है, ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो पहली बात तो कॉस्ट ऑफ लिविंग या सीपीआई
हमेशा एक निश्चित वर्ग के लिए बनाया जाता है। पहला पॉइंट लिखिए, सीपीआई इज ऑलवेज construct for a particular class of people, यह हमेशा एक निश्चित वर्ग के लिए बनाया जाता है। इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज कंस्ट्रक्ट फॉर ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया, सरकारी कर्मचारियों का बनाना है, फैक्ट्री के मजदूरों का बनाना है, और कि वो उसी ड्यूरेशन में कि जितनी मार्केट में रेटें बढ़ी हैं, क्या उस रेट के अकॉर्डिंग उनका स्टैंडर्ड बढ़ा या नहीं बढ़ा, उनकी सैलरियां इंक्रीज हुई हैं नहीं हुई, सैलरी इंक्रीज हुई तो ठीक है, और सैलरी इंक्रीज नहीं हुई तो वो स्टैंडर्ड डाउन होगा। इसी का सेकंड पॉइंट लिखें, होता क्या है, सीपीआई मेजर the effect of change. CPI measure the effect of change of price and service. CPI measure the effect of change of price and service on the particular class of people on the particular class of people on their living standard between two time period or places. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा किसी निश्चित वर्ग पर वस्तुओं के मूल्य तथा सेवाओं में परिवर्तन से किसी निश्चित वर्ग पर वस्तुओं के मूल्य और सेवाओं में परिवर्तन से जीवन स्तर में दो समय या स्थान के सापेक्ष हुए परिवर्तन को मापा जाता है। इंडेक्स सीपीआई मेजर द इफेक्ट ऑफ change of price and service on the particular class of people on their living standard between two time period or two places। ठीक है, ये हमने सीपीआई निकाला। सीपीआई का जो मेजर यूज करते हैं हम, जैसे मैंने कहा कि सरकारी कर्मचारी हैं, इनका डीए मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। क्या करते हैं, डियरनेस अलाउंसेज। डीए फिक्सिंग में यूज करते हैं, बी यूज टू फिक्स द डियरनेस अलाउंसेज। लिख लीजिए, सीपीआई इज यूज टू फिक्स द डियरनेस अलाउंसेज। जैसे अभी साल में 2 बार बढ़ता है, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते का निर्धारण, जैसे आपने सुना होगा कि इस क्वार्टर में इतनी महंगाई रही,
सरकारें देती है, महंगाई इतनी 1% की दर से बढ़ी। जैसे अभी सुन रहे होंगे, जैसे अमेरिका में युद्ध चल रहा है, अमेरिका में रेटें बहुत बढ़ गई हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, चीजों की रेटें बढ़ गई। रेटें बढ़ गई इसका मतलब, आप कहते हैं ना जनरल वे में महंगाई बढ़ गई है, कि महंगाई बढ़ने से मतलब क्या है, हमें जो वस्तु हैं वो ऊंची दामों में मिल रहे हैं। तो हम क्या, जो लोगों को सैलरी मिल रही है उस सैलरी में यदि हम इंक्रीज नहीं करें और महंगाई बढ़ती चले तो स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा। तो सरकार हर क्वार्टर में, हर 6 महीने में पैसा बढ़ाती है, साल में 2 बार। कितनी बार? गवर्नमेंट कितनी बार? 2 टाइम्स, 2 बार डीए बढ़ाती है जनरल वे में। एक बढ़ाती है अप्रैल में और एक बढ़ाती है अक्टूबर में। जो अप्रैल में बढ़ाती है वो 1 जनवरी से देता है वो। जैसा भी अप्रैल में इंक्रीज करेगी, क्या इस क्वार्टर में 2% महंगाई बढ़ता रहा, तो जो लोगों की सैलरी मिल रही है उस सैलरी का 2% इंक्रीज होकर मिलने लगेगा। कब से लागू करेगी, देगी कब, घोषणा कब करेगी? अप्रैल में। और देगी कब? 1 अप्रैल 2026 से 2% जो सैलरी है उसका 2%। पुराने का जैसे अभी 3 महीने की सैलरी तो मिल गई, तो वो प्लस आगे की सैलरी में तो कंटिन्यूस देने लगेगी अप्रैल से, तो और पिछले का जमा कर देगी वो। एक बार ऐसे अक्टूबर में बढ़ाती है, और अक्टूबर में कब से देती है? 1 जुलाई, 3 महीने का। ऐसे साल में 2 बार डीए बढ़ाती है सरकार जनरल वे में गवर्नमेंट कर्मचारी। अब क्वेश्चन ये, इस डीए का निर्धारण कैसे करती है कि 3% बढ़ाया जाए, 2% बढ़ाया जाए, 1% बढ़ाया जाए? है? कहां से कैलकुलेट करके लाती है वो? इस सीपीआई जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सीपीआई का यूज क्या करते हैं हम? डीए, डीएनएस अलाउंस। ये डीएनएस अलाउंसेज होते हैं महंगाई भत्ता। ये महंगाई भत्ता सरकार जनरल वे में, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी साल में 2 बार लगाती हैं। वो देखती हैं कितना इन्फ्लेशन चल रहा है मार्केट में। तो ये निर्धारण कैसे करती है कि कितना इन्फ्लेशन है, कहां से कैलकुलेट करके लाती है वाली सीपीआई? और सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है? हा? तो हमारी सीपीआई 2 जगह कैलकुलेट होती है। सीपीआई का कैलकुलेशन 2 जगह होता है। एक लेबर ब्यूरो, लेबर ब्यूरो, पहले इसका सेंटर शिमला था, आजकल ये चेंज होके चंडीगढ़ हो गया है। आजकल कहां हो गया इसका? चंडीगढ़। और दूसरा है इसका मॉस्पी, भी एक सीपीआई जारी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्ड इम्प्लीमेंटेशन। पर हमारे यहां हम कौन सी को यूज करते हैं? लेबर ब्यूरो शिमला जो जारी करता है उसके बेस पे ही डीए निर्धारण किए जाते हैं। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन, कि जो लेबर ब्यूरो शिमला करता है वो 4 तरह की सीपीआई जारी करता है। कितनी तरह की? 4 तरह की सीपीआई। कौन कौन सी? एक सीपीआई करता है इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर। एक करता है रूरल, रूरल वर्कर। एक इंडस्ट्रियल वर्कर, एक रूरल वर्कर। एक अर्बन के वर्कर, रूरल वर्कर, अर्बन वर्कर, इंडस्ट्रियल वर्कर, और एक रूरल प्लस अर्बन वर्कर। इस 4 तरह की सीपीआई जारी करता है कौन? लेबर ब्यूरो शिमला। शिमला का नाम चेंज हो गया, अब चंडीगढ़ पहुंच गया है ना। हमारी किससे निकाली जाती है? आईडब्ल्यू के बेस पर। किसके बेस पर निर्धारण किया जाता है ये? आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे सीपीआई का निर्धारण किया जाता है।
इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे। ये नोट कर लीजिए, एक दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि सीपीआई किसके बेस पे निर्धारण होता है, तो इंडस्ट्रियल वर्कर के बेस पे। ये जो चंडीगढ़ है उसने हर वीक पूरे देश से डेटा उठाता है, हर वीक रेटें उठाता है चंडीगढ़। ऐसे नहीं करता कि साहब एक कभी भी उठा ली, नहीं, हर वीक निश्चित है, क्वांटिटी भी फिक्स है और आइटम भी फिक्स है, और ये भी फिक्स है किस आइटम की रेट लेनी है, गेहूं की इस क्वालिटी की इस दुकान से उठानी है रेट। राजस्थान में भी 3 सेंटर हैं इसके जहां से रेटें उठती हैं हर वीक। कौन कौन से 3 सेंटर हैं? रेटें लेते हैं कर्मचारी और कहां भेजते हैं? चंडीगढ़ लेबर ब्यूरो को भेजते हैं। कौन से 3 सेंटर हैं जिनसे रेटें लेते हैं राजस्थान में? एक तो अलवर, एक जयपुर और एक भीलवाड़ा। पहले अजमेर था, वो अजमेर को चेंज हो गया, अब अलवर हो गया। पहले कहां था? अजमेर था, अजमेर चेंज होके कहां हो गया है? अब अलवर हो गया है। कौन लेते हैं ये? कौन कर्मचारी होते हैं ये? स्टैटिस्टिक्स के ही कर्मचारी होते हैं जो डिपार्टमेंट में लगे हैं। उन वो हर वीक उस दुकान पे जाते हैं और दुकान पे से रेट लाते हैं कि इस वीक हर फ्राइडे को है? मतलब दुकान फिक्स है। हाँ, दुकान फिक्स है, इसी दुकान से लोगे और इन आइटम की लोगे। इसी गेहूं की भी क्वालिटी फिक्स है। ऐसे नहीं कि अपनी इच्छा से गेहूं की ले ली। गेहूं के लेने, चावल के लेने, जो भी लेने आइटम, मूंग लेनी है, वो सब फिक्स है कि इस आइटम के लेने, इन 10 आइटम के इस दुकान से लेने, हर फ्राइडे को लेने। वो रेटें भरेंगे कि पिछले वीक तो ये थी, इस वीक ये रही, और कहाँ भेजते हैं? चंडीगढ़ भेजते हैं उसको। ठीक है, ये तीन सेंटर हैं पूरे ऑल इंडिया। कितने सेंटर हैं? 78 सेंटर से लेते हैं पूरे ऑल इंडिया में, जिसमें से 3 राजस्थान से कलेक्ट करता है। ओके, एक जो बात करते हैं हम, जो सीपीआई का एक तो बताया मैंने, डीएनएस अनाउंस है इसकी बात, महंगाई भत्ता के निर्धारण में काम में लेता है। एक काम लेते हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये क्या काम में लेते हैं? परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1/CPI। परचेजिंग पावर ऑफ मनी 1/CPI। जितना कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्यादा होगा, जितना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ज्यादा होगा, उतना ही परचेजिंग पावर कम होगी। आपने सुना होगा अपने ग्रैंडफादर से या फादर से, ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमारे टाइम में तो 100 रुपये तनख्वाह मिलती थी, उस 100 रुपये में हम पूरे परिवार, 10 जनों का परिवार था, 8 जनों का परिवार था, हम पूरे परिवार का खर्चा भी चला देते थे और 20 रुपये और बच जाते थे। कहते हैं, सुनते हैं ये वाली बात। इसका मतलब क्या था? आज हम 50,000 महीने कमा रहे हैं, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि 4 जनों का परिवार है। कितने जनों का परिवार है? 4 जनों का परिवार है, 50,000 कमा रहे हैं, फिर भी महीने में कहते हैं अरे यार कुछ बचता ही नहीं है यार, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। आज हम मार्केट में गए, सब्जी लेने गए, 1,000 रुपए लेके गए, जब लौट के आए तो अरे यार 1,000 रुपए खर्च हो गए, पता ही नहीं सब्जी में एक थोड़ी सी सब्जी आई है। इसका मतलब वैल्यू, जो परचेजिंग पावर, रुपया की कीमत घट गई है। रुपये की कीमत, रुपये, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, रुपये की कीमत। हम 500 रुपए लेके गए, इतना सामान ले आए और फिर भी पैसे बच के आ गए, तो हम कहें पैसे का कीमत बहुत ज्यादा है। हम 5,000 लेके गए,
और हम खर्च कर आए और हमें पता ही नहीं, हिसाब ही नहीं मिला, यार खर्च कहाँ करके आया, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, 5,000 खर्च हो गए, कहते हैं ना। तो इसका मतलब पैसे की कीमत कम हो गई। तो उसका निर्धारण कैसे करें कि पैसे की कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। हमारी हमारे पास जो पैसे का मूल्य है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है, इसका निर्धारण कैसे करें? सीपीआई के बेस पे करते हैं। जितना ज्यादा सीपीआई होगा पैसे का मूल्य उतना ही कम होगा। भाई महंगाई बढ़ गई, सीपीआई बढ़ने का मतलब क्या है? महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई तो पैसे की कीमत कम हो गई। पहले हम जो 100 रुपए में चीज ला रहे थे वो अब 120 में आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? चीज कम आएगी। पहले 1 किलो आ रही थी, अब 800 ग्राम ही आएगी, है ना। तो ये इसका निर्धारण भी सीपीआई से की जाता है, ठीक है। एक लिखिए रियल वेजेज। वास्तविक, वास्तव में रियल वेजेज, हमें किसी का रियल वेजेज, रियल वेजेज निकालने। एक तो मनी वैल्यू, अपॉन सीपीआई इंटू 100। मनी वैल्यू सीपीआई इंटू 100। हमें रियल वेजेज निकालने, वास्तविक वेजेज को क्या बोलते हैं? मजदूरी नहीं है, और कोई शब्द यूज करते हैं। मजदूरी नहीं बोलते, और कोई शब्द, टर्म एक अलग टर्म है। चलो एक बार रियल वेजेज है, रियल वेजेज निकालने तो ये एक लिखिए मेथड, हम सीपीआई कैसे कैलकुलेट करें, मेथड्स। मेथड्स, मेथड्स टू मेजर सीपीआई। सीपीआई को ज्ञात करने की विधियां, दो मेथड है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, इसको बोलते हैं समूह व्यय रीति। समूह व्यय रीति ये कहता है समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100, समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इंटू 100। ये हमने पढ़ा लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला है, जो लास्ट ईयर का फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला है ना, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। करेक्ट। दूसरा मेथड है फैमिली बजट मेथड। सेकंड मेथड फैमिली बजट मेथड। पारिवारिक बजट रीति, पारिवारिक बजट रीति, इसको ऐसे लिखते हैं समेशन RW समेशन W, समेशन RW समेशन W। R क्या है? P1 P0 इंटू 100। इससे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इस सीपीआई से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीपीआई से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं। अभी आपको दिए हैं जो नए वाले, वो पता है आपको?
नई वाली वो जो दिए हैं SQV, वो है क्या? सेट दिया होगा ना? तो पुराना वाला था वो तो। न्यू MCQ लिखे हुए। लिखो। क्वेश्चन नंबर 86, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अप्रैल 1985 was 125. करेक्ट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अप्रैल 1985 में 125 था। द फूड इंडेक्स वाज 120। फूड इंडेक्स वाज 120 और फूड का इंडेक्स 120 खाद्य का, एंड अदर इंडेक्स वाज 135। ये फूड का इंडेक्स है, ये अदर है। ये क्वेश्चन 2 बार कंटिन्यूस रिपीट हुआ है पेपर में। क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट गिवन टू फूड इज, परसेंटेज ऑफ टोटल वेट गिवन टू फूड इज। देखिए अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूला पढ़ा, समेशन RW इज इक्वल टू W। करेक्ट है क्या? ऐसे पढ़ा था क्या? हाँ? मान लीजिए फूड का जो वेट है वो W1 है और जो अदर आइटम का वेट है वो कितना है? मान लीजिए W2। एक बार मैं ऑप्शन भी लिखा देता हूं आपको। ऑप्शन है इसमें A 66.67%, 70%, 50%, D 65.67%। ठीक है, ये अपन को I की वैल्यू दी है, मान लीजिए I1 और I2, जिनके इंडेक्स दिए हुए हैं। करेक्ट। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? CPI का मान कितना है? 125। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 120 इंटू W1 और 135 इंटू W2 और W1 प्लस W2। टोटल वेट कितना है? W1 प्लस W2। निकालिए। किसका रेशो पूछ रहा है वो? फूड का टोटल से, यही तो पूछ रहा है। कुल भार का भोजन में कितना है? W1 और W2 निकालिए। तो कैसे लिख दूं इसको? 125 W1, 125 W2, 120 W1, 135 W2। करेक्ट? या 5 W1
बराबर 10W2। क्या क्या लिखें? W1 अपॉन W2 कितना आ रहा? 2/1। 2/1 का मतलब क्या है? ये क्या है? फूड का, और ये अदर आइटम का। तो उसका कितना लिखें? W1 प्लस W2, 2/3। 2:1 है ना, 6। तो कितना हो गया? 6.67% है फूड का, जो है वो 67.67% है। क्या रेशो निकाल रहे हैं हम? ये हम कहें, मान लीजिए 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, 100 रुपये वेट ले रहे हैं, तो उसमें से फूड का कितना ले रहे हैं? ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब है 3 पार्ट किए हमने उसके, टोटल 3 पार्ट किए वेट के। वेट के 3 पार्ट किए, टोटल में से 2 पार्ट किसके? फूड वाले के, और 1 पार्ट अदर वाले का। तो टोटल पार्ट कितने? 3। मैं मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 आइटम है, इसमें 2 खर्चा कर रहा हूं, इसमें 1 और 1। 3 आइटम है, 2 इसमें खर्चा कर रहे हैं, 1 इसमें 1 इसमें। तो आप क्या कहोगे? मान लीजिए हम टोटल कितना हो गया? 4। इसमें से कितने परसेंट इसमें कर रहे हैं हम? 50% इसमें से कर रहे हैं, और 25-25% खर्चा इसमें से कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ क्या कर दें? फूड, फूड प्लस अदर आइटम। हाँ, तो 2 इसमें कर रहे हैं, 1 इसमें कर रहे हैं, टोटल कितना हमारा खर्चा हो रहा है? 3। तो फूड पे कितना हो गया? 2/3। अदर आइटम पे कितना हुआ? 1/3। अदर आइटम पे 1/3। एक क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस से, पहले भी आया हुआ है और नए। इफ द सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर, if the salary of a person in the base year is 2000 रुपीज है, कितने? 2000। बेस ईयर में, आधार वर्ष में किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये प्रति वर्ष है, तथा चालू वर्ष में पर एनम, एंड इन द करेंट ईयर रुपीज 5000 पर एनम। इन द करेंट ईयर, इन द करेंट ईयर रुपीज 5000 पर एनम। ये तो कौन सी ईयर में? बेस। ये कौन सी ईयर में? करेंट। सीपीआई इज 325। सीपीआई का मान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 325 हो। आगे लिखें, देन द अलाउंसेज रिक्वायर्ड, देन द अलाउंसेज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, then the allowances required to maintain the same standard of living is, तो उस व्यक्ति को समान जीवन स्तर, तो उस व्यक्ति को समान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए कितना भत्ता और चाहिए? ऑप्शन लिखिए। ए 1000, बी 1500, सी 2000, डी 1050।
ये क्वेश्चन भी रिपीट होके आया है ना। ये कहते हैं हम बेस ईयर में कितना मानते हैं इंडेक्स, 100। बेस ईयर में इंडेक्स हमेशा कितना मानते हैं, 100, 100 मानते। जब 100 इंडेक्स था तो कितना था, 2000। इंडेक्स 100 था तो क्या कमाता था वो, 2000। यदि एक इंडेक्स है तो कितना कमाएगा, 2000 बटे 100। और यदि 325 इंडेक्स था तो कितनी इनकम होनी थी, 2000 बटे 100 गुणा 325, कितना होना चाहिए था, कैलकुलेट करो। हाँ, 6500। तो कितनी होनी चाहिए थी उसकी सैलरी, 6500। उसको मिल कितने रहे, 5000। तो स्टैंडर्ड अप होगा डाउन, डाउन। सेम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उसको कितने पैसे और चाहिए थे, 1500 रुपए और उसको ऐड होना चाहिए था। उसकी सैलरी 1500 रुपए और ज्यादा होती तो उसका स्टैंडर्ड समान रहता। सही है कि बात। एक क्वेश्चन और लिखते हैं लास्ट, फिर आगे करते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सिर्फ यहाँ उसने 20,000 कर दी, यहाँ 20,000 कर दी और 50,000 कर दी, और यहाँ एक एक जीरो और बढ़ा दी। क्या किया, क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ। 2000 की जगह इनकम कितनी बता दी, 20,000। 5,000 की जगह 50,000। सीपीआई कितना, 325 ही। और यहाँ पे ऑप्शन में एक एक जीरो और बढ़ा दी। हाँ? तो एक क्वेश्चन लिखिए एक और, फिर अपन अगले पॉइंट पे बात करेंगे। द सैलरी ऑफ ए पर्सन इन द बेस ईयर इज, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। देखो, एवरेज वेजेज ऑफ कम्युनिटी इन द बेस ईयर, एवरेज, द एवरेज वेजेज ऑफ ए कम्युनिटी इन द बेस ईयर 2011, 2011 है, वर ₹4,000। आधार वर्ष 2011 में एक समुदाय की औसत मजदूरी 4,000 रुपये थी। आधार वर्ष 2011 में एक समुदाय की औसत मजदूरी 4,000 रुपये थी। दस एवरेज वेजेज ऑफ ए कम्युनिटी इन द बेस ईयर 2021 वर विच बिकम, कितनी थी, ये कितनी बच गई, विच बिकम 2011 में थी, विच बिकम 7,200 इन 2015, जो 2015 में बढ़कर 7200 रुपये हो गई। 2011 में 4,000 मिलते थे, 2015 में कितने मिले, 7200। वो कह रहा है इन 2015 in the price index
2015 was 300. Price index in 2015 was 300. यदि 2015 में मूल्य सूचकांक 300 है तो वर्ष 2015 की वास्तविक मजदूरी सूचकांक होगा then the real wages index in 2015 will. ऑप्शन है ए 62.5, बी 75, सी 56.5, डी 60. कितना हुआ? इसके अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 2400 ही आ रहा है। तो कितना कम आ रहा है? 2400 60%। कितने परसेंट आ रहा है? 60% ही आ रहा है। रियल वेजेज कितने आ रहे हैं? 60%। ये कितना दे रहा है? 7200। कितने इंडेक्स पे दे रहा है? 300 पे। तो एक पे कितना होगा? ये हम कितना मान रहे? 100। इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ कितने होने चाहिए थे? 2400। 2400 होने चाहिए थे। रियल वेजेज कितने थे? 2400। यहाँ कितने? 4000। तो उसकी तुलना में कितने कम है रियल वेजेज? वो हमने निकाल ली। कितने परसेंट? सिर्फ 60% ही कम है। सिर्फ एक्चुअल का 60% ही मिल रहा है उसको। एक्चुअल जो का 60%। रियल वैल्यू मिल कितने रहे? 4000। जबकि कितने हैं रियल? कितने वास्तव में? 2400 ही है। ये आपकी ये मैंने बात की आपसे कंज्यूमर प्राइस वैल्यू की। एक अपन बात करें, एक होता है ये जो सारी कहानी पढ़ रहे हैं हम, ये कौन से वाले इंडेक्स की पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और शुरू में हमने दो तरह के इंडेक्स बताए थे। फिक्स बेस इंडेक्स और दूसरा चैन बेस इंडेक्स। चैन बेस इंडेक्स। फिक्स बेस इंडेक्स हम पढ़ रहे हैं, एक निश्चित ईयर को हम बेस ईयर ले रहे हैं। अब
अपन जो सारी कहानी कह रहे थे अभी तक फिक्स बेस इंडेक्स की कहानी कह रहे थे। अब बात करते हैं हम चैन बेस इंडेक्स। हेडिंग डालिए चैन बेस इंडेक्स। चैन बेस इंडेक्स ये कहता है सर वो मेरे को सर ये जो आपने पिछले दो क्वेश्चन। हेलो हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर वो आपने या तो जो चैट पिछले बॉक्स दो। में लिख दीजिए, मेरे को वॉल्यूम सुनाई नहीं दे रही आपकी वॉइस। ओके सर। क्या कहते हैं चैन बेस इंडेक्स। चैन बेस इंडेक्स क्या कहता है, मान लीजिए मेरे पास 10 ईयर डेटा है। मान लीजिए 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 मान लीजिए ये हमारे ईयर्स हैं। हमारे पास इंडेक्स निकालना है। यदि मैं ये कहता हूं कि 2015 के रेस्पेक्ट में हमने निकाला, तो फिक्स बेस इंडेक्स में क्या करेंगे, 2015 के कंपैरिजन में हम 2015 को 1000 मान लेंगे, सॉरी 100 मान लेंगे, और उसके कंपैरिजन में जितना बढ़ा है या कम हुआ है वो उसका इंडेक्स कैलकुलेट होके आ जाएगा। ओके, ये कौन सा मेथड कहता है, मान लीजिए ये 100 है, 105, 110, 112, 115, 110, 120, 115, 118 और 120। हमें किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं पूरा पूरा, 2015। हम जो इंक्रीज और डिक्रीज कंपैरिजन में देख रहे हैं 20। अभी एक बार एक्सप्लेन करता हूं, है ना। ये बेस ईयर लिया, फिक्स बेस इंडेक्स निकाला है। चैन बेस इंडेक्स ये कहता है जब मैं 2016 कैलकुलेट कर रहा हूं तो 15 को बेस मान लो, 17 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 16 को, यानी प्रीवियस ईयर को एज ए बेस ईयर कंसीडर करें, है। तो फिक्स चैन बेस इंडेक्स क्या कहता है, लिखो, इन चैन बेस इंडेक्स, इन चैन बेस इंडेक्स we take preceding year as a base year। श्रृंखला आधारवर्ष सूचकांक में, श्रृंखला आधारवर्ष सूचकांक में जिस वर्ष का सूचकांक ज्ञात करना है, जिस वर्ष का सूचकांक ज्ञात करना है, इससे पूर्व वर्ष के सूचकांक को आधार वर्ष के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक तो 18 में कैलकुलेट कर रहे हैं तो 17, 19 में 18, 20 में, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बेस ईयर, अब हम बेस ईयर कौन सा ले रहे हैं, मान लीजिए 22 कैलकुलेट कर रहा हूं तो 21, तो 21 और 22 में बहुत सारी चीजें चेंज होंगी क्या, एकदम एक साल में चेंज होंगी। 15 में और 22 में चेंज ज्यादा होगा, 21, 22 में ज्यादा चेंज होगा, 15, 22। जब चेंज ज्यादा होगा आइटम में तो कौन सी एरर होगी,
होमोजेनिटी एरर। कौन सी एरर होगी? होमोजेनिटी एरर। हिंदी में बोलते हैं हम सजातीय त्रुटि। सजातीय त्रुटि। जैसे जैसे बेस ईयर और करंट ईयर का गैप बढ़ता जाएगा, सजातीय त्रुटि बढ़ती जाएगी, होमोजेनिटी एरर इंक्रीज होता है। जब हम गैप बढ़ा ही नहीं रहे, प्रीवियस ईयर को ले रहे हैं, तो इसमें कौन सी एरर नहीं होगी? होमोजेनिटी एरर इज ऑलमोस्ट जीरो। कौन से वाले में? चैन वेस लिखो, चैन वेस इंडेक्स in chain Weiss index homogeneity error is almost zero. In chain Weiss index homogeneity error is almost zero. इसमें सजातीय त्रुटि कैसी होती है? जीरो, लगभग जीरो होती है। कौन से वाले इंडेक्स में? चैन वेस इंडेक्स में। चैन वेस इंडेक्स निकालने के लिए तीसरा पॉइंट लिखें, एक हम निकालते हैं लिंक रिलेटिव। करंट इंडेक्स इनटू प्रीवियस इंडेक्स इनटू 100। कई जगह आपको करंट प्राइस भी लिखा हुआ मिलेगा इसकी जगह, लिंक रिलेटिव। हाँ, प्राइस भी लिखा हुआ मिल सकता है। इंडेक्स की जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है? प्राइस। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? चैन वेस इंडेक्स। तो चैन वेस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला है करंट ईयर एलआर। एलआर का मतलब जिस वर्ष का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस ईयर की हम सीबीआई निकाल रहे हैं, उस ईयर का लिंक रिलेटिव क्या है, इनटू प्रीवियस ईयर सीएबीआई। प्रीवियस ईयर सीबीआई अपॉन 100। करंट ईयर एलआर इनटू प्रीवियस ईयर सीबीआई अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला सीबीआई निकालने का। अब आप ये क्वेश्चन उतारिए, ये क्वेश्चन नोट करिए। अब जब आपकी ये कैसा जो लिखा हुआ है, ये कैसा है? फिक्स बेस इंडेक्स है। ये जो नोट है ये फिक्स बेस इंडेक्स है। मुझे कौन सा चाहिए? चैन वेस इंडेक्स कैलकुलेट करना है हमें। हमेशा पहले वाले की सीबीआई आप 100 मानोगे। पहले वाले का क्या मानोगे? 100। अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 2016 की सीबीआई कैलकुलेट करनी है, तो 2016 का एलआर कैलकुलेट कीजिए पहले। कितना हो जाएगा? 105 अपॉन 100 इंटू 100। कितनी होगी वैल्यू? 105। करेक्ट। ये किसकी वैल्यू है? एलआर की। मुझे कितने की चाहिए सीबीआई? कब की चाहिए? 2016 की। 2016 के लिए क्या चाहिए? लिंक रिलेटिव कितना हो गया? 105 गुणा 100 अपॉन 100। ये तो करंट ईयर एलआर, प्रीवियस ईयर सीबीआई, ये प्रीवियस ईयर सीबीआई इनटू 100। तो इसका मतलब इसकी सीबीआई कितनी हो गई? 105। 2027 की बताएं।
2017 का LR बताएं पहले। 110/105 इंटू 100, ये लिंक रिलेटिव हुआ। 110/105 इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई कीजिए प्रीवियस ईयर की CBI को, कितना रहा? ये लिंक रिलेटिव कैलकुलेट नहीं किया मैंने, ऐसे रख दीजिए पूरी वैल्यू, तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू? 110। तो इस तरह आप आगे आगे कैलकुलेट करते चलिए। चेंज इसलिए कम आ रहा है, यहाँ मैंने 100 ही ले लिया है। यदि 100 की जगह अदर ऑप्शन ले लेता तो सारी वैल्यू चेंज होकर निकल आती है उस हिसाब से। ओके, तो इस तरह हम आगे से आगे कैलकुलेट करते चलेंगे सभी, क्योंकि सारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। इसकी जगह मान लीजिए मैं इस 100 की जगह 102 रख दूं तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, पूरी पूरी सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। ये सेम सेम क्यों आ रही है? क्योंकि मैंने फर्स्ट क्या ले लिया? 100 ले लिया, इसलिए ही सेम आ रही है। कोई अदर वैल्यू होगी तो पूरी की पूरी चेंज होके आ जाएगी। ओके, ये हमने चैन बेस इंडेक्स, हम जनरल वे में फिक्स बेस इंडेक्स ज्यादा यूज करते हैं, चैन बेस इंडेक्स कम यूज करते हैं। अभी जितनी भी, चाहे हम GDP निकाल रहे हैं, है ना, क्या निकाल रहे हैं? GDP, सुना होगा आपने, सुना है? GDP है, चाहे हम एक बोलते हैं IIP निकाल रहे हैं, इन सब का बेस ईयर भी कितना है? कितना बेस ईयर है? 2011-12 बेस ईयर, फिक्स ईयर। अब आज इसको चेंज हुए कितने साल हो गए? 15 साल। अभी हम 26-27 में पहुंचने वाले हैं। तो अभी बेस रिवीजन का काम चल रहा है, बेस रिवीजन, या इसको बेस शिफ्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बेस शिफ्टिंग। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 2011 से आगे वाली बेस पे क्यों जा रहे हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ बेस शिफ्टिंग? तो हेडिंग डालिए बेस शिफ्टिंग। बेस शिफ्टिंग आधार वर्ष परिवर्तन, आधार वर्ष परिवर्तन। तो हमें क्या जरूरत है ये आधार वर्ष परिवर्तन करने की? 2011-12 में चल रहा है, चलने दो, क्यों अपन चेंज कर रहे हैं? जैसा कि मेरी आपसे बात हुई, बेस हम 2000 मान लीजिए, हम 1950-51 बेस था, फिर हमने 1961-62 पे गए, फिर 71 पे गए, 85 पे गए, ऐसे हम चेंज करते ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं हम बेस शिफ्टिंग? है, देखिए जितना ज्यादा बेस होगा, बहुत सारे जो अपन ने कल भी बात हुई कि मान लीजिए मैं 2011-12 में और 2025-26 का डेटा निकाल रहा हूं, चेंजेज निकाल रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहा हूं? 11-12। तो आइटम हमने कौन से सेलेक्ट किए हैं? जो 11-12 में यूज होते थे वही आइटम निकाल रहे हैं, और उन्हीं आइटम के बेस पे चेंज देख रहे हैं हम। तो इसमें बहुत सारे आइटम्स ऐसे होंगे जो मार्केट से गायब हो चुके होंगे। हाँ, मान लीजिए यहां हमने 100 आइटमों की लिस्ट ली थी, हो सकता है अब हमें 75 आइटम ही मिल रहे हैं, वो सेम आइटम, उनमें से रिप्लेस नहीं कर सकते आप। मोबाइल iPhone 17 आ गया, पर हमने iPhone 10 पे किया था कैलकुलेशन जहां, तो हमें i10 पे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, i17 रिप्लेस नहीं कर सकते i10 की। जब i10 मार्केट में ही नहीं है तो हम रेट कैसे डिसाइड करेंगे? हमें यहाँ i10, मान लीजिए कि मोबाइल लिया हमने, यहाँ कीपैड वाला मोबाइल लिया था, नोकिया 1100।
अब हम ये देखना चाहते हैं नोकिया 1100 की अब रेट क्या है। तो हमें मिलेगी कि नोकिया 11 की रेट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो मार्केट से गायब हो गया। तो इसका मतलब इसकी रेट आएगी नहीं आगे। जब आएगी नहीं तो क्या होगा? हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्या हो गया? बहुत सारे आइटम गायब हो गए। आइटम गायब हो गए हमारे पास, मतलब अब आइटम कितने रह गए? इस फिक्स बेस इंडेक्स में रिप्लेसमेंट का ऑप्शन नहीं है। हमें वही सेम आइटम लेने करंट ईयर में और बेस ईयर में। जो बेस ईयर में आइटम है वही आइटम कहां लेने? करंट ईयर में लेने। जो बेस ईयर में आइटम है उतने ही आइटम करंट ईयर में लेने, पर सेम आइटम लेने क्वालिटी। मान लीजिए उस समय हमने एक टेबल पे यूज करने वाला टीवी लिया, उसकी रेट ली, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि अब टेबल पे जो टीवी रखा रहता है उसकी रेट क्या है। अब हमें वो टीवी मिलेगा ही नहीं टेबल पे रखने वाला। अब कैसा आ गया? एलईडी आ गया। तो इसका मतलब वो मार्केट से गायब हुई आइटम की रेट मिली ही नहीं। तो हम कंपैरिजन बता ही नहीं पाए। तो हम एक तो कब कब हमें बेस ईयर शिफ्ट की जरूरत पड़ी? जब हमारा बेस ईयर बहुत पुराना हो। करेक्ट है? बेस ईयर यदि पुराना है तो बेस ईयर पुराने से क्या होगा? मोस्ट ऑफ द आइटम है डिलीट या डिसअपियर फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू टेक्नोलॉजी अपडेशन। टेक्नोलॉजी अपडेशन, फैशन और ट्रेंड, उसकी वजह से बहुत सारे मार्केट से गायब हो गए आइटम। और हमारा बेस ईयर कैसा हो गया? पुराना। आज मैं कहूं आपसे 1950 में जो चीजें काम में लेते थे, आज देखो कितना चेंज हो गया। तो उनमें से मुझे लगता है कि 100 आइटम की कोई लिस्ट 1950 में बनाए तो उनमें से एक आध आइटम ही मिलेगा आपको। करेक्ट है के बात? तो हम इंडेक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहली जरूरत कब है हमारी इंडेक्स नंबर की? चेंज की। बेस शिफ्टिंग की जरूरत क्यों है? कि यदि इंडेक्स नंबर, यदि आपका बेस कैसा है? पुराना है, ओल्ड है, तो मोस्ट ऑफ द आइटम डिस्पेयर फ्रॉम द मार्केट रीजन है। तो इस वजह से बेस शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरा रीजन क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे ये जो आईआईपी हम बनाते हैं, अभी बना रहे हैं 2011-12 में राजस्थान में। मान लीजिए यहां यूपी जो बना रहा है वो 2005 और 6 पे बना रहा है। यूपी ने जो इंडेक्स जारी कर रखा है वो 2005 और 6 पे। मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं। क्या हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंपेयर करने के लिए दोनों के बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। यदि दो सीरीज हैं जिनके बेस डिफरेंट है और अपन क्या चाहते हैं, उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो उनका बेस क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो कैसे सेम होंगे? या तो इसको कहां लाओ चेंज करके 11-12, या राजस्थान का क्या लाओ 5-6 पे ले जाओ, जब भी कंपेयर कर सकते हैं। या तो राजस्थान का बेस कहां ले जाओ 5-6 पे, या यूपी का कहां ले आओ 11-12 पे, तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं। तो दो रीजन से बेस शिफ्टिंग की जाती है। तो पहला रीजन क्या है? देखो बेस इफ देखो when index number base year is very old, index number when index year is very old, जब दिए गए सूचकांक का आधार वर्ष बहुत पुराना हो। इससे क्या होगा? आगे लिख लो। बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइटम most of the item of base year, most of the item of base year are disappear from the market, from the market due to
टेक्नोलॉजी अपडेशन, टेक्नोलॉजी अपडेशन, फैशन और ट्रेंड। जब आधार वर्ष पुराना हो, क्योंकि आधार वर्ष में काम में ली गई वस्तुओं, आधार वर्ष में काम में ली गई वस्तुएं टेक्नोलॉजी अपडेशन, फैशन और डिजाइन की वजह से मार्केट से गायब हो जाती हैं या हट जाती हैं। ठीक है, दूसरा रीजन लिखो, टू सीरीज base are different, two series base are different, दो श्रेणियां जिनके आधार वर्ष अलग अलग हैं। we want to compare two series base year are different, we want to compare the two series, then we use base shifting, दो श्रेणियां जिनके आधार वर्ष अलग अलग हैं, यदि इन दोनों श्रेणियों की तुलना करना चाहते हैं तो आधार वर्ष परिवर्तन की जरूरत पड़ती है। तो बेस शिफ्टिंग करते कैसे? इंडेक्स ऑफ ओल्ड बेस ईयर, इंडेक्स ऑफ न्यू बेस ईयर into 100। एक एग्जाम्पल लिखिए, ईयर 2001, 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15। ये डेटा है 15 तक हमारे पास। 20, ये मान लीजिए इंडेक्स दिया हुआ है, इनका बेस है 1995, इसका बेस ईयर कितना है? 1995 जो दिया हुआ है 1995। यहाँ 112, 115, 120, 125, 120, 130, 142, 145, 140, 135, 140, 150, 155, 160, 150। ये जो डेटा दिया है किस ईयर के बेस पे दिया है? 1995। अब हम इसकी बेस शिफ्टिंग चाहते हैं। इनमें से कोई ईयर लीजिए, मान लीजिए हम चाहते हैं कि मान लीजिए किसके अकॉर्डिंग मान लें हम? 2011 को बेस मान लें हम। किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग मान लो निकालना चाहूं मैं इसको? बेस ईयर क्या लेना चाहें हम? 2011। तो क्या लिखेंगे? 112। पुराना कौन सा है? पुराना इंडेक्स कौन सा है? ओल्ड इंडेक्स कौन सा है?
112 सबका ही निकालेंगे ना, हर किस पूरी सीरीज को चेंज करेंगे। नया बेस ले रहे हैं, नया बेस क्या ले रहे हैं हम, 2011, पुराना भी ले सकते हैं, पुराना पीछे भी ले सकते हैं, हाँ है ना, रिवर्स सीडिंग होगी उसके लिए। 112 बटे नए वाले का कितना है 140, तो क्या करोगे 140 गुणा 100, इससे वैल्यू निकालोगे। है? हमें एक नए बेस पे निकालना है, मैंने कोई सा भी बेस लिया, मान लीजिए मैंने 2011 लिया या 2012 ले लिया, मान लो 12 लेता तो क्या करता है इसको, 12 का क्या था 150, तो यहाँ 150 से डिवाइड करता। हाँ हाँ हाँ, पहले 1995 था, पहले कितना था 95। अब 2001 की वैल्यू क्या होगी, 2001 की बेस ईयर क्या ले ले, मान लीजिए 2012 से कैलकुलेट करके बताइए मुझे, 2012 बेस ईयर है, उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर क्या होगा, 2001 की वैल्यू क्या होगी, 150 कर दूं इसको, ये कितना हुआ 224/3, 7 और 4 6 7, तो कितना हो गया 74.67। 2002 का बताइए क्या होगा, कैलकुलेट करिए, 2002 का कैलकुलेट करिए इसी तरह, तो क्या ले लेंगे 115/150, 115/150, $1995 का 100 होगा, कहाँ मान रहे 2001 को, 2001 पे ये इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है, किसको 1995 में 100 होगा ना, 1995 में होगा ना 100, 100 के कंपैरिजन में है ना 112, तो 1995 में था और तो इतना बढ़ के कितना हो गया 112, जरूरी नहीं है डेटा दे वो आपको, मेरे को बताइए 2002 का क्या होगा 115/150 इंटू 3 और 2 3 7 6.67 70, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे, एक और कैलकुलेट कर लीजिए, पूरी सीरीज ऐसे ही कैलकुलेट करनी है आपको। तो 120 का मतलब कितना हो गया 300, या 120 हो गया ना, यहाँ हो गया 240, कितना हो गया 80, अगला हो गया 80, अगला हो गया 250, कितना हो गया 83.33, 2003 का 80, 2004 का 83.33, ऐसे आ गया, पूरी सीरीज कैलकुलेट कर लेंगे नए, कोई से भी बेस के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं आप, नॉट ओनली 2012, किसी भी बेस ईयर की वैल्यू पे निकाल सकते हैं। कैलकुलेट कर लेंगे, तो इस तरह हम आगे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आगे तक इस बेसिस पे ही, तो ये हम बोलते हैं बेस शिफ्टिंग। इसका एक कंसेप्ट पे और बात करूंगा। एक कंसेप्ट है आपका स्प्लाइसिंग, ये सारी कैलकुलेट करनी है, आप कर लीजिएगा, है ना। एक कंसेप्ट और है
स्प्लाइसिंग, हिंदी में बोलते हैं सिरोबंद। देखो है, हाँ इसी का ही पार्ट है। क्या बोलते हैं? सिरोबंद। सिरोबंद। देखिए पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये आपकी एक सीरीज है, सीरीज फर्स्ट। ये आपका ईयर दिया हुआ है और ये इंडेक्स दिया हुआ है। मान लीजिए 1990 के बेस पे ये इंडेक्स दिया हुआ है। ऐसे दिया हुआ है 1990, 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97 और 98 मान लो। वैल्यू दी हुई है 100, 101, 103, 110, 105, 108, 112, 115, 120। ठीक है, बेस ईयर क्या है? 19। एक सेकंड सीरीज दी हुई है, सेकंड सीरीज हमें दी हुई है, ऐसे लिखा ईयर, बेस ईयर है 1995। वैल्यू लिखिए 1995, 96, 97, 98, 99, 2001, 2 तक है वैल्यू। इंडेक्स दिया हुआ है मान लीजिए 100, 105, 104, 108, 110, 115, 110 और 118। इसका मीनिंग दो सीरीज हैं जिनके बेस ईयर अलग अलग हैं। कितनी सीरीज हैं? इफ टू सीरीज बोथ हैव द बेस ईयर डिफरेंट। दो सीरीज हैं जिनके आधार वर्ष अलग अलग हैं। यदि इन दोनों सीरीजों को एक बेस ईयर के रेस्पेक्ट में कनेक्ट कर दिया जाए तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग। करेक्ट है? मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई? दो सीरीज हैं जिनके बेस ईयर अलग अलग हैं, इन दोनों सीरीज को कनेक्ट कर दिया जाए कितने, किसके रेस्पेक्ट में? जब एक सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो बेस ईयर कितने रहेंगे? एक रहेगा। तो जो कन्वर्ट करने का तरीका है एक के में, उसको क्या कहा जाता है? स्प्लाइसिंग। यदि आप फर्स्ट सीरीज का बेस ईयर के आधार पर चेंज करो, किसके आधार पर चेंज करो? फर्स्ट सीरीज के पे, तो ये कहलाता है फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। क्या नाम देते हैं इसको हम? फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। और यदि दूसरी वाली सीरीज के बेस पे किया जाए तो बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। ये वाली कहानी है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। लिख लीजिए। जिसका बेस ईयर पहले
ये आपके पास दो बेस सीरीज हैं, तो ये तो मैंने आपको बहुत ही क्लोज वाले बता दिए, अदरवाइज होगा एक 1975 बेस है, एक 2000 बेस है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये तो यहां तक तो सेम होगी, आगे वाले तो चेंज हो जाएंगे। 95 तक तो सेम होगी। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1990, 91, 92, कहाँ तक चलेगी ये सीरीज? 98 और 2002 तक। तो 2002 को तो आगे चेंज करोगे ना उसके रेस्पेक्ट में आप। हाँ है? हाँ, मान लो ये चेंज कर दो, 100 को चेंज कर दो, मान लो कोई सीरीज दे रखी है बहुत ओल्ड वाली दे रखी है? तो इसके रेस्पेक्ट में आप इसको चेंज कर लेंगे पूरे को। जैसे मान लीजिए इसको मैं 105 कर लूं, या 1980 ले लूं बेस ईयर। बेस ईयर क्या ले लें? 1980। हेलो, अब तो आ रही होगी। आज बात देखते हैं क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई। या तो ये टीवी वाली आवाज बंद कर रही हुई है तो यार। देखते हैं, इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। तो अब स्प्लाइसिंग में क्या किया, फर्स्ट सीरीज के ओल्ड बेस ईयर के रेस्पेक्ट में चेंज करें तो फॉरवर्डिंग, और न्यू बेस ईयर के रेस्पेक्ट में चेंज करें तो सीरीज फर्स्ट और सेकंड की जगह क्या लिख लें? ओल्ड बेस ईयर के रेस्पेक्ट में पूरी सीरीज कन्वर्ट की जाए फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग, और न्यू बेस ईयर के रेस्पेक्ट में की जाए तो बैकवर्ड स्प्लाइसिंग कहते हैं। लिख लीजिए, टू सीरीज हैव टू डिफरेंट बेस ईयर। यदि दो श्रेणियां जिनके आधार वर्ष अलग अलग हैं, इफ वी कन्वर्ट इनटू वन सीरीज, if we convert into one series according to one base year is called splicing। यदि दोनों श्रेणियों को एक आधार वर्ष के आधार पर एक श्रेणी में बदल दिया जाए तो इसको शिरोबंध या स्प्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और बैकवर्ड स्प्लाइसिंग, ये टू टाइप की है। एक फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग और दूसरी बैकवर्ड स्प्लाइसिंग। अग्र शिरोबंध और पश्च शिरोबंध। ये वाला कौन सा कहलाएगा? इफ द सीरीज इज कन्वर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड बेस ईयर, फॉरवर्ड कौन सी कहलाती है? इफ सीरीज इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बेस ईयर। यदि श्रेणी पुराने वर्ष के आधार पर बनाई जाए तो कौन सी वाली? फॉरवर्ड स्प्लाइसिंग। और इस ये वाला कौन सा हो जाएगा? बैकवर्ड स्प्लाइसिंग हो जाएगा। इफ सीरीज इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू ओल्ड बेस ईयर,
न्यू बेस ईयर। यदि आपने ये एग्जाम्पल नहीं उतारा तो ये एग्जाम्पल उतार लें। कन्वर्ट में यहां तक की वैल्यू तो सेम रह जाएंगी। मान लीजिए हम इसको 105 ले रहे हैं, थोड़ा सा मैंने 105 इसलिए ले लिया है कि इससे इजी रहेगा आगे। इसको ऐसे कर लीजिए। इसको इसको भी 100 की जगह दूसरा ले लीजिए। 100 में तो फिर वो चेंजेज नहीं आएंगे एक्चुअली। 100 लेंगे ना, वो चेंजेज नहीं आएंगे। देखो, मान लीजिए हम फॉरवर्ड निकाल रहे हैं, तो कहां तक का तो सेम रह जाएगा 98 है। 98 तक का तो यही रह जाएगा। 99 क्या हो जाएगा? 99 में क्या है? तो 135 डिवाइड बाई 105 इंटू 100। 99 की वैल्यू लोगे 135 डिवाइडेड बाई जो बेस ईयर है। ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं अपन बेस। 2000 की वैल्यू क्या लोगे? 128 105 इंटू 100, 130 इंटू 105 इंटू 100। 105 इंटू 100 और 140 बटे 105 इंटू 100। ये पूरी सीरीज आपकी कन्वर्ट होके आ गई। किसके रेस्पेक्ट में कन्वर्ट हुई? ओल्ड वाले के लिए 1990 के रेस्पेक्ट में है। तो कौन सी स्प्लाइसिंग हुई? फॉरवर्ड। अब मान लीजिए बैकवर्ड निकालना चाहें तो देखिए 1995 से तो आगे की ठीक है। कौन कौन सी चेंज करनी पड़ेंगी? ये 4 हमें चेंज करनी पड़ेंगी। तो क्या लेंगे इसको? 120 बटे 110 गुणा 100, 115 गुणा 110 गुणा 100, 113 गुणा 110 बटे 100, 111 गुणा 110 बटे गुणा 100, 105 बटे 110 बटे 100। बैकवर्ड। बेस ईयर क्या मान रहे हैं हम? हमारी पूरी सीरीज का बेस ईयर कौन सा? 1995। ये आपकी इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो गया। इसकी प्रॉब्लम्स कराऊंगा अगले वाले टॉपिक के साथ। टाइम सीरीज कराऊंगा फिर प्रॉब्लम कराऊंगा। ठीक है।